करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर आप लोगों का। आज हम आपको इंडस वैली स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो इंडस वैली आप समझ ही रहे हैं, आपके प्राचीन इतिहास में एंसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा मेजर रोल है एंसेंट इंडस वैली का। यहाँ से आपको प्री और मेंस दोनों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पोर्शन में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको एक नए तरीके से हैंडल करेंगे और आज पहली क्लास में हम आपको बहुत ही बेसिक सी जानकारी आपको देंगे। एक इंट्रोडक्शन टाइप का, इंडस वैली का एक बेसिक परिचय आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए, चूँकि आर्ट एंड कल्चर का क्लास है आपका, तो आर्ट एंड कल्चर में हमें इंडस वैली में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने आपको आर्ट एंड कल्चर संस्कृति और सभ्यता जब आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि संस्कृति क्या है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो कहीं न कहीं संस्कृति के क्या हैं, अंग हैं। तो संस्कृति के अंतर्गत जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना, आपको कैसे पता होगा कि हमें कौन सा पोर्शन हमें आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ का हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिंधु सभ्यता। आज इसका सिर्फ आपका बेसिक परिचय होगा। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। और आज की क्लास में हम आपको इसके बारे में एक बेसिक सी समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसकी भूमिका को समझ जाइए। ठीक, आप इस सभ्यता को अगर आप देखें तो कहा जाता है कि इस सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता माना गया है। क्या माना गया मित्रों? नगरीय सभ्यता। इसे हम क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि नगर क्या है, नगर किसे कहते हैं। वैसे अगर भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहा जाता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की एक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, ये व्याकरण ग्रंथ है। पहली बार नगर और ग्राम की व्याख्या यहाँ पर किया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में पहली बार नगर और ग्राम की व्याख्या की गई है। ठीक, लेकिन हमें वर्तमान संदर्भ में अगर कहा जाए कि नगर किसे कहते हैं, तो वर्तमान संदर्भ में हम नगर उसे कहते हैं जिसकी 70% अर्थव्यवस्था, जिसकी 70% अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर हो? व्यापार वाणिज्य पे, व्यापार वाणिज्य पे निर्भर होनी चाहिए। ठीक, और लगभग आपकी जो डेंसिटी हो 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। आपकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 400 वर्ग प्रति किलोमीटर होनी चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मुख्य रूप से व्यापार वाणिज्य पर निर्भर थी। यह अपनी समकालीन अर्थव्यवस्थाओं से पूरी तरह व्यापारिक रूप से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। और आप जहाँ तक जानते होंगे कि गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता कहा है। नवपाषाण काल को भी इन्होंने क्रांति का काल कहा था, गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता नाम दिया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसमें इंडस वैली के बारे में। ठीक, इंडस वैली में सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे सामान्य रूप से इसका जो ड्यूरेशन है उसको लेके बड़ा विवाद है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी डेट दिया है, लेकिन लगभग जो है 1700 BC यानी 3500 BC से 1700 BC इसका ड्यूरेशन माना गया है। ठीक, और हम आपको इसमें दिखाएंगे कि सिंधु सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी वो एकाएक ऐसे डेवलप होकर नगरीय स्वरूप में नहीं आ गई। ठीक है, जैसे हमारे आज के इस वीडियो का, इस क्लास का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम आपको ये समझा सकें
कि इंडस वैली जिसे आप भारत की पहली नगरीय सभ्यता, एक अर्बन सिविलाइजेशन मानते हैं, वह नगरीय सभ्यता किसी अन्य विदेशी सभ्यता की देन नहीं थी। जैसे आपके माधव स्वरूप वत्स और मार्टिनर व्हीलर दो ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस सभ्यता को कहीं न कहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा विकसित बताया है। यहाँ तक कि मार्टिनर व्हीलर ने यह कह दिया कि इंडस वैली जो है वो सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये मानना है, वर्तमान में यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि इस सभ्यता का जो डेवलपमेंट है वो भारत के मूल निवासियों की देन थी। जो नियोलिथिक कल्चर और जो चैल्कोलिथिक कल्चर के जो लोग थे, यानी नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, उनके द्वारा विकसित जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, जो विलेजर्स थी, जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, उन्हीं का रूपांतरण था यह अर्बन सिविलाइजेशन, यह नगरीय सभ्यता। उन्हीं के द्वारा जो डेवलपमेंट शुरू किया गया वही डेवलपमेंट आगे चलकर एक नगर के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटना होगा। ठीक है, इसे हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट होगा उसे कहा जाएगा प्राक हड़प्पा काल। ठीक है, प्राक हड़प्पा काल, सरल शब्दों में आप कहें तो प्रारंभिक हड़प्पा काल। इसे प्राक कहें या प्रारंभिक, दोनों एक ही चीज है। इसे प्राक हड़प्पा काल यानी प्रारंभिक हड़प्पा काल। प्रारंभिक का मतलब कि ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के तुरंत बाद का जो डेवलपमेंट है वो उसको इसमें देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद परिपक्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल। ठीक, इसके बाद हड़प्पोत्तर काल, हड़प्पोत्तर काल, इसको आप परवर्ती काल भी कह सकते हैं। ठीक है, या उत्तर काल भी कह सकते हैं, उत्तर काल ज्यादा अच्छा शब्द होगा इसके लिए। ठीक है, इसको आप लिखिए लेटर हड़प्पा पीरियड, उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल, और इसका ड्यूरेशन जो निर्धारित किया गया है, ठीक है, इसके जो ड्यूरेशन तय किए गए हैं वो 3500 BC से 2600 BC, 3500 BC से मित्रों 2600 BC, और 2600 BC से 1900 BC, और 1900 BC से 1500 BC। ठीक है, ये आपका डिवीजन किया गया है इंडस वैली का। ठीक है, और अगर हम इस तरह बांट कर देखें तो किस तरह हड़प्पा सभ्यता का उद्भव शुरू हुआ। हड़प्पा का उद्भव यानी प्रारंभ हम प्राक हड़प्पा के रूप में देखते हैं। वह पूरी तरह डेवलप्ड कंडीशन में यानी अपने नगरीय स्वरूप में जब आती है तो उसे हम परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं। ठीक, और जब उसका पतन हुआ, ठीक, जैसे एक बीज को लीजिए, एक अगर आम का एक बीज है तो पहले क्या होता है, पहले वो दाने के रूप में होता है। ठीक, यानी अपने प्रारंभिक चरण में होता है, फिर वो पकता है, फिर पकने के बाद वो क्या होता है, नष्ट होता है। तो इस सभ्यता का पतन जब हुआ तो यह सभ्यता अपने पुनः क्षेत्रीय स्वरूप में आ गई, पुनः ग्रामीण स्वरूप में आ गई। ठीक, तो जो इंडस वैली और वैदिक के बीच का जो अंतर है 1700 से 1900 के 1900 से 1700 से 1500 के बीच का जो काल है जिसे इतिहास में डार्क फेज कहा जाता है, वो ऐसा नहीं था कि संस्कृतियों का क्रम वहां टूट गया था। संस्कृतियों का क्रम नहीं टूटा था, अंतर सिर्फ ये था कि वह इंडस वैली के पतन का काल था। यह जो नगरी स्वरूप था वह पुनः जो है क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों में बदल चुका था, और इन संस्कृतियों के माध्यम से हमें आगे चलकर वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि मात्र एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जिमसेकर। जिमसेकर इतिहासकार का नाम है, जिन्होंने कहते हैं कि जिमसेकर ने इन तीनों कालों को मिलाकर सिंधु घाटी परंपरा, इंडस वैली ट्रेडिशन नाम दिया था। उन्होंने जिमसेकर ने इसे
इंडस वैली ट्रेडिशन का नाम दिया है, इंडस वैली ट्रेडिशन। और इन्होंने ही यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह सभ्यता एकाएक अपने विकसित स्वरूप में नहीं आई थी, बल्कि यह धीरे धीरे विकास की क्या थी, एक प्रक्रिया थी, विकास का एक परिणाम था। इसे सिंधु घाटी परंपरा इन्होंने कहा है। ठीक है, सिंधु घाटी परंपरा, परंपरा यहां नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसके द्वारा दर्शाया है कि इस सभ्यता का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, उसको 3 भागों में बांटकर इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्थल हैं जो प्राक हड़प्पा काल के माने जाते हैं। मित्रों, थोड़ा सा हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने उत्खनन कार्य किया, ठीक। अब उत्खनन कार्य अगर हमने किया है तो सपोज करो ये एक प्लेस है, ठीक। यहां पर अगर हमने उत्खनन कार्य किया तो उत्खनन कार्य, ये देखिए, ये इस तरह से किया जाएगा, ये लंबवत उत्खनन कार्य किया गया है, ठीक। तो यहां पर हमने देखा कि भाई सबसे निचली लेयर पर जो मानव के अवशेष मिले वो किस काल के थे, पाषाण काल के, पाषाण काल के, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि पाषाण काल के बाद आपका, भाई पाषाण काल को आप 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसके बाद आपका आता है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ठीक। इसके बाद आपका कांस्य काल आता है, ठीक, कांस्य काल। तो कांस्य काल माने सिंधु सभ्यता। अब देखिए, कहते जो सिंधु सभ्यता की जो लेयर है, सिंधु सभ्यता की लेयर को भी 3 भागों में बांट दीजिए। इस सभ्यता की लेयर को 3 भागों में आप क्या करिए, बांट दीजिए। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ये 3 पार्ट हो गया। अब देखिए, जो सबसे निचली लेयर होगी सिंधु सभ्यता की, विकास की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी, यानी नगरीय समाज के जो लक्षण हैं, यानी जिन विशेषताओं के आधार पर किसी सभ्यता को आप नगर कहते हैं, वो विशेषताएं शुरू में यहां से दिखना शुरू हुई होंगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा माने, प्राक माने प्राचीन, हड़प्पा माने हड़प्पा, हड़प्पा से प्राचीन। तो इस स्थल को हम क्या कहेंगे, प्राक हड़प्पा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये पूरे वयस्क की अवस्था होगी, जहां पूरी डेवलप्ड अवस्था में पाई जाएगी, तो इसे आप कहोगे परिपक्व हड़प्पा, इसे आप परिपक्व हड़प्पा कहोगे। और फिर आगे जाके पतन हो जाएगा तो इसे आप उत्तर हड़प्पा कहोगे। इसे आप क्या कहेंगे, उत्तर हड़प्पा कहेंगे। ठीक है, इसे आप उत्तर हड़प्पा कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये तीनों लेयर मिला के सिंधु सभ्यता संस्कृति को दर्शाती हैं, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है उस आधार पर इसको 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि प्राक हड़प्पाई स्थलों के नाम बताइए। ठीक है, प्राक हड़प्पा स्थल में कौन कौन से पुरास्थल आते हैं। ठीक है, चलिए, पहला नंबर 1 प्राक हड़प्पा स्थल। कौन कौन से प्राक हड़प्पा स्थल हैं, तो प्राक हड़प्पा स्थल में आपका आएगा, आप याद रखिएगा, ये सारे लगभग जो है उत्तर पश्चिम भाग में ही हैं। और आप जानते हैं कि सप्त सिंधु क्षेत्र में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था, और उसी क्षेत्र में ये संस्कृतियां पाई गई हैं जो मुख्यतः ग्रामीण संस्कृतियां थी। ठीक, इनका स्वरूप कैसा था, ग्रामीण स्वरूप था। यानी जो प्राक सिंधु पुरास्थल हैं उन स्थलों से ग्रामीण संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं, और उनके नाम हैं, देखिए, कहते हैं कि अगर हम इसको कैटेगराइज कर लें, इसको बांट लें, तो सपोज करिए, मान लीजिए आपका बलूचिस्तान का क्षेत्र है। अब आप बलूचिस्तान जान चुके हैं कि ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणी पाकिस्तान में पड़ेगा, दक्षिणी पाकिस्तान में पड़ता है। तो बलूचिस्तान में कौन कौन सी संस्कृतियां पाई गई हैं जो प्राक सिंधु स्थल को दर्शाती हैं, तो दक्षिणी बलूचिस्तान में है आपकी झाब है, क्वेटा है, नाल है, कुल्ली है। ठीक, झाब संस्कृति, झाब संस्कृति, क्वेटा संस्कृति,
क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, कुल्ली संस्कृति। इसके बाद आपकी नाल संस्कृति, नाल संस्कृति, किले गुल मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद। ठीक, इसके बाद मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमने आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि मेहरगढ़ जो है 3 संस्कृतियों का प्रमाण हमको देता है। एक नवपाषाण काल, नियोलिथिक कल्चर का, फिर चैल्कोलिथिक का, फिर इंडस वैली का प्रमाण भी देते हैं। ठीक, जो अन्नागार पाया गया है मेहरगढ़ से वो इंडस वैली की लेयर से पाया गया है। ठीक, तो ये संस्कृतियां जो है कहाँ से हैं? आपके बलूचिस्तान क्षेत्र से है। इसके बाद कहते हैं कि जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर आप जो है सोथी संस्कृति देखेंगे। कौन सी संस्कृति? सोथी संस्कृति, जो बहुत ही फेमस है। सोथी संस्कृति हो गई। ठीक, इसके बाद आपका कालीबंगा हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा भी प्राक सैंधव स्थल है। यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण भी दिखाई देते हैं कालीबंगा से। ठीक, इसके बाद कहते हैं हरियाणा में, हरियाणा में भी प्राक सैंधव स्थल है। हरियाणा में आपका मित्ताथल है, मित्ताथल, हरियाणा में मित्ताथल और बनवाली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोटदीजी है, कोटदीजी, कोटदीजी है, आमरी है, चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो है। ये प्राक सैंधव स्थल है। ठीक है, ये क्या है? ये प्राक सैंधव स्थल है और इन स्थलों से हमें इंडस वैली के प्रारंभिक लक्षण हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे कोटदीजी को ही आप अगर लीजिए तो कहा जाता है कोटदीजी, कोटदीजी में ऐसे जो उत्खनन कार्य किया गया है, मान लीजिए ये लेयर जो है ये सिंधु सभ्यता की लेयर है। सपोज करिए ये सिंधु सभ्यता की लेयर है और इस लेयर से इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। कहते जो ये निचली लेयर है कोटदीजी की, ये लेयर जिसे हम प्राक सैंधव लेयर कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? प्राक सैंधव, प्राक सैंधव लेयर। ठीक, कहते यहाँ पर किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं। इस लेयर पर क्या मिला है? किलेबंदी का प्रमाण मिला है। और आप जानते हैं किलेबंदी यानी दुर्गीकरण, ठीक, फोर्टाइजेशन, ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है? लक्षण है, यानी विशेषता है, सिंधु सभ्यता की विशेषता है। लेकिन उसकी प्रारंभिक लक्षण हमको यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, दूसरा अग्निकांड का प्रमाण भी हमको इस लेयर से मिला है दुर्गीकरण के साथ साथ। ठीक, इसके बाद कच्ची ईंटों के प्रमाण भी हमको यहाँ से इस लेयर से दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर हमको इंडस वैली में भी दिखाई देंगे। ठीक, समाधान प्रक्रिया का प्रमाण भी हमको यहाँ से दिखाई देता है, आमरी से भी हमको दिखाई दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंडस वैली से पहले जो रीजनल, जो क्षेत्रीय संस्कृतियां थी, जिनको ग्रामीण संस्कृतियां कहा जाता है, जो कृषि बेस्ड थी, पशुपालन बेस्ड थी, यानी कृषि और पशुपालन आधारित थी, हो गए मेंस का, तो कई बार इन संस्कृतियों से क्वेश्चन आए हुए हैं। डार्क फेज जो आपके इंडस इतिहास का, यानी 1900 से 1700 से 1500 के बीच का जो काल है, क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर मेंस में बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। ठीक है, अभी आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन संस्कृतियों के नाम जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडस वैली की एक बेसिक परिचय की। सिंधु सभ्यता की पहले बात हम कर लेते हैं।
तो इसका पहला नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसका पहला नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता मित्रों इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहला जो पुरा स्थल था, सबसे पहला जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स था इस सभ्यता में, वो हड़प्पा था जिसकी खोज किया गया। ठीक, और आप जानते हैं कि इस हड़प्पा टीले का, जो हड़प्पा नगर है इस सभ्यता का, इसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इस टीले की खोज सबसे पहले कहा जाता है कि 1826 में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इस हड़प्पा टीले की खोज किया था और कहा जाता है कि उन्होंने अपने लेख में इस हड़प्पा टीले के बारे में क्या किया था? लिखा था। और जो लेख उन्होंने लिखा था उसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज आप इसको लिखिए, जर्नी माने यात्रा, जर्नीज। इसी लेख में सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा टीले के बारे में क्या किया? बताया था। कहा जाता है कि यह जो लेख उन्होंने लिखा था, यह लेख इन्होंने इसलिए लिखा था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस पर ध्यान दे। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो उस समय भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास कर रही थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो आपको पता है कि 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इस सोसाइटी ने इस रिपोर्ट पर बहुत ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आगे चलकर अलेक्जेंडर बर्न्स ने 1831 में इसके ऊपर एक रिपोर्ट दिया था। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स ने इस पर एक रिपोर्ट दिया हड़प्पा टीले पे। फिर 1853 में कनिंघम महोदय, जो भारतीय पुरातत्व के मुखिया थे, कनिंघम महोदय ने भी यहाँ पर 3 बार दौरा किया, लेकिन अभी तक यहाँ पर उत्खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया। 1856 में 56 में कहा जाता है कि कराची से लाहौर जब पटरी बिछाई जा रही थी रेल की ब्रंटन बंधुओं के द्वारा, तो पुनः यहाँ से एक ईंट ऐसी प्राप्त हुई। ब्रंटन बंधुओं को एक ऐसी ईंट प्राप्त हुई जिसका आकार और प्रकार जो है इस 19वीं सदी की सभ्यता से क्या था? भिन्न था। और उन्होंने भी यह संशय व्यक्त किया कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद 1912 में आप देखेंगे, 1912 में फ्लिट महोदय ने एक इस पे रिसर्च पेपर इशू किया। तब भी इतिहासकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और लास्ट में कहा जाता है कि 1921 में जब जॉन मार्शल जब पुरातत्व विभाग के निदेशक बने, तो जॉन मार्शल ने ही इन टीलों का उत्खनन कार्य करना शुरू किया। और कहा जाता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य होना शुरू हुआ। ठीक है, कहा जाता है हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इस हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य चूंकि सबसे पहले किया गया, इसीलिए इस सभ्यता का जो पहला नामकरण था वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि बाद में जब उत्खनन कार्य में और विस्तार किया गया तो देखा गया कि हड़प्पा टीले के और बृहद क्षेत्र में, माने और बड़े क्षेत्र में, यानी सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे किनारे इस लक्षण के और बहुत से पुरास्थल पाए जाने लगे। तो देखा गया कि बहुत सारी बहुत बड़े स्तर पर यह सभ्यता जो है कहीं न कहीं सिंधु नदी के किनारे क्या थी? विस्तारित थी। तो बाद में इसे जॉन मार्शल महोदय ने सिंधु सभ्यता नाम दे दिया।
तो जॉन मार्शल महोदय ने इसका एक अन्य नाम किया, क्या? सिंधु सभ्यता। ठीक, यह नामकरण किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा, जो उस समय पुरातत्व विभाग के क्या थे? पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। ठीक है, तो दो नाम हो गए इसके। इसके दो नाम हो गए। अब देखिए, एक नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता और दूसरा नाम इसका हो गया क्या? पिंके, दूसरा सभ्यता, दूसरा नाम इसका हो गया हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, एक जो इसका नाम है सिंधु सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो कहा जाता है कि जब इन्होंने उत्खनन कार्य किया जॉन मार्शल ने, तो इसका विस्तार सिंधु नदी के किनारे अधिकतम क्षेत्रों में पाया। लेकिन कहा जाता है कि बाद में जब उत्खनन कार्य में और विस्तार किया गया, तो यह सभ्यता जो है कहीं न कहीं यह सिंधु नदी के किनारे से और बड़े क्षेत्र में क्या थी? विस्तारित थी, जिसके वजह से इसका एक अन्य नामकरण किया गया और वह नाम है बृहत्तर सिंधु सभ्यता। वह नाम क्या है? बृहत्तर सिंधु सभ्यता। बृहत्तर सिंधु सभ्यता। और यह नाम दिया किसने? HR मुगल ने, जो पाकिस्तानी पुरातत्वविद थे, HR मुगल। और हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। ठीक, और इसे नगरीय क्रांति किसने कहा? नगरीय क्रांति इसे गार्डन चाइल्ड ने कहा है। नगरीय क्रांति इसे किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने कहा। गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा? नगरीय क्रांति कहा है। ठीक है, तो ये तो रही नाम की बात। ठीक, अभी परिचय की बात हो रही है, तो ये नामकरण हो गया। ठीक, और इतने नामों से ये जानी जाती है। अब हम देखते हैं कि यह सभ्यता जो है वर्तमान कितने देशों में क्या है? विस्तारित है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार, तो इसका विस्तार 3 देशों में है। एक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में 2 पुरास्थल हैं, सुर्तगोई और मुंडीगाक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 प्रांतों में है ये, सिंध, पंजाब, आपके बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान और उत्तरी बलूचिस्तान। और भारत, भारत में सबसे अधिक पुरास्थल किस प्रांत में है? गुजरात में है। तो ओवरऑल यह कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। यह सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो लगभग जो है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए, ये तो विस्तार की बात हो गई। अब देखिए, कहते हैं इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में जो इसका सबसे उत्तरी जो पुरास्थल है वो है मांडा। सबसे उत्तर में कौन सा पुरास्थल है? मांडा, जो कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है मित्रों? कश्मीर में है। ये किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। ये किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। ठीक है, और दक्षिण में आपका है सबसे दायमाबाद। दायमाबाद नहीं है, रुकिए मिस कर रहे हैं। तो पश्चिम में ले लेते हैं पहले, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर जो दाश्क नदी पे है।
दास्क नदी पे है। और इधर सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी पे है, हिंडन नदी पे है। ठीक है, यहाँ पर जो पूरा स्थल है एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और ये प्रवरा नदी पे है। ठीक है, ये किस नदी पे है? प्रवरा नदी। और ये महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में है। भगतराव जो पूरा स्थल है महाराष्ट्र का, उसके जस्ट बगल में है, बट अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी जो है, ये दूरी आपकी लगभग कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और ये जो दूरी है ये आपकी 1600 किलोमीटर है। इंडस वैली की ये 1600 किलोमीटर है। और कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच का जो गैप है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो गैप है ये 640 किलोमीटर का है। ये कितना है? 640 किलोमीटर का। और कहते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, इसको जुड़वा राजधानी, जुड़वा नगर या राजधानी की संज्ञा किसने दिया था? जुड़वा नगर या राजधानी की संज्ञा दिया है स्टुअर्ट पिगट ने। किसने दिया है? स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने इसे जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया है। ठीक है, तो स्टुअर्ट पिगट ने इसे क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। ठीक, हालांकि तृतीय स्तर पर आपके लोथल और कालीबंगा का नाम आता है। ठीक, लेकिन ये दोनों क्या थे? मुख्य नगर थे। तो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इस सभ्यता का क्या है? विस्तार है। सबसे अधिक क्षेत्रफल इसका कहाँ पे है? भारत में, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। यानी अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में दिखाना हो तो सर्वाधिक विस्तार इसका भारत में है, फिर पाकिस्तान में, फिर आपके अफगानिस्तान में। अब हम देखते हैं कि इसमें मुख्यतः कितनी प्रजातियां थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रजातियों की संख्या कितनी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रजातियों की संख्या कितनी है? कितने प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता की प्रजातियां। ठीक, तो सबसे जो बड़ी प्रजाति थी वो मेडिटेरियन थी, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति ही क्या थे? आर्य द्रविड़ थे। इनको ही द्रविड़ मान लिया गया है। ठीक, और इनकी संख्या लगभग कितनी थी? 70% थी। ठीक है, जो हल्के गेहूं रंग के थे, एक मझला कद था इनका, गोल कपाल था। ठीक, भूमध्य सागरीय प्रजाति। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी संख्या में कौन सी प्रजाति थी, या मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, तो आप कहेंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं दूसरे नंबर पर काकेशस है। काकेशस प्रजाति थी। काकेशस प्रजाति जो लंबे गोरे कद के हैं, खासतौर से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। काकेशस प्रजाति। तीसरा मंगोलायट प्रजाति। मंगोलायट प्रजाति जो मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है वो मंगोलायट प्रजाति की ही है। वो किस प्रजाति की है? मंगोलायट प्रजाति की है। और आज भी आप वर्तमान में आपके उत्तर पूर्वी भारत में अगर देखें, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में या नेपाल के क्षेत्र में, तो आपको ये प्रजाति दिखेगी जिसका कद जो है नाटा कद होता है, छोटा कद होता है, कपाल बड़ा होता है, नाक चपटी, रंग गोरा होता है। ठीक, तो ये मंगोलायट प्रजाति है। इसके बाद जो है अल्पाइन प्रजाति भी यहाँ पाई गई है। अल्पाइन प्रजाति जो दक्षिण भारत में है, अल्पाइन प्रजाति भी पाई गई है। तो ये 4 प्रजातियां जो है हमें दिखाई देती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। 4 प्रजातियां हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई गई हैं, जिसमें मुख्य कौन सी है? मुख्य है आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये आपकी क्या है? सबसे मुख्य प्रजाति है। ठीक है मित्रों, सबसे मुख्य प्रजाति आपकी कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे नगरों की संख्या कितनी है, कितने नगर थे। नगरों की संख्या
नगरों की संख्या है 7। नगर कितने हैं? 7 नगर हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, ठीक है। फिर आपका चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीरा। ठीक है। ये 7 इंडस वैली से क्या है? नगर हैं। और नगरों की जो संरचना है वो पूरी तरह से केंद्रीकृत है। वो कैसी है? केंद्रीकृत है, यानी जो मुख्य नगर, सबसे बड़ा नगर है, वो परिधि में है। जैसे सपोज करिए मोहनजोदड़ो है, इसके बगल में उससे छोटा नगर है जैसे कालीबंगा, फिर उसके बाद उससे छोटा नगर है जैसे आमरी। आज भी जैसे आप देखें तो आपके 21वीं सदी के इस समय मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, फिर आपके नगर हैं, फिर आपके शहर हैं, फिर आपकी जो है तहसील है, फिर ग्राम पंचायत है, फिर ग्राम सभा है। इस तरह से आपके भी नगरों की अपनी एक क्या है? संरचना है, और केंद्राभिमुखी संरचना है। यानी जो सेंटर पॉइंट में जो नगर है उसके चारों तरफ उससे छोटे नगर होंगे, फिर उसके चारों तरफ उससे छोटे छोटे नगर हैं। और ये एक परंपरा है। इससे क्या है कि व्यापार का जो स्वरूप है वो पूरी तरह केंद्रीकृत होता है। इन क्षेत्रीय भूभागों में उत्पादन प्रक्रिया का निर्माण होता है, और धीरे धीरे उत्पादन प्रक्रिया ये कहाँ जाती है? ये सेंटर पॉइंट की तरफ जाती है। ठीक। और आप देखेंगे इंडस वैली में भी ये जितने भी नगर हैं, जो बड़े नगर हैं, ये सामान्यतः नदियों के किनारे पाए जाएंगे, क्योंकि नदी उस समय जो है व्यापार परिवहन का एक मुख्य साधन हुआ करती थी, और इनसे समकालीन सभ्यताओं में व्यापार किया जाता था। और समकालीन सभ्यताएं जो हैं वो आपकी मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता और आपकी क्रीट की सभ्यता है, जो समकालीन सभ्यता इंडस वैली की मानी गई हैं। लेकिन इन सभ्यताओं और इंडस वैली सभ्यता में जो अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर ये है, वो है विकास का अंतर। हमारा जो विकास है इन सभ्यताओं से कई कदम क्या है? आगे है। तो वो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम डेवलपमेंट के मामले में, विकास के मामले में हम उन सभ्यताओं से क्या थे? आगे थे। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है मित्रों, कि इसको पढ़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वर्तमान ऐसी संरचनाएं हैं, या कौन कौन से वर्तमान ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें इंडस वैली संरचना की परंपराएं दिखती हैं। ठीक। जो सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम से कहीं न कहीं क्या है? विद्यमान है। जैसे अगर आप देखें तो चाहे धर्म का मामला देखिए, धर्म के क्षेत्र में भी धार्मिक विशेषता इंडस वैली की वर्तमान में दिखेंगी। आप शहरों की बसावट को देखिए, जिसे आप नगर नियोजन कहते हैं, नगर नियोजन में भी आप देखेंगे वर्तमान नगरों की बनावट इंडस वैली जैसी है, एकदम सेम, उसी तरह सड़क, उसी तरह नाली, उसी तरह मकानों का आकार और प्रकार। तो कहीं न कहीं हमने अपने इतिहास से सीखा। इसके अतिरिक्त आप अर्थव्यवस्था को देखिए। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, जिसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो इंडस वैली में भी हम देखेंगे कि आपका प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरह डेवलप्ड अवस्था में दिखाई देगा। ठीक। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर को आप देखिए। आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में भी हमने कहीं न कहीं सभ्यता की विशेषताओं का अनुसरण किया है। और आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे आपका ताम्र कला जो है, आपकी पत्थर प्रस्तर कला, आपकी जो है मिट्टी की कला, ये तीनों कलाएं हमको विकसित अवस्था में इंडस वैली में दिखाई देंगी। तो यहाँ की सोसाइटी के जो लक्षण है, सामाजिक विभाजन का जो लक्षण है, वह भी वर्तमान समाज में दिखाई देता है। तो एक चीज अपने दिमाग में पूरा क्लियर कर लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, आर्ट एंड कल्चर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक। चूंकि आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, चूंकि प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ोगे तो वहां पे और भी सेक्शन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चूंकि हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना है, कला संस्कृति, तो सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति में आप क्या क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति। सिंधु सभ्यता की कला संस्कृति में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है। इसमें
सबसे पहले आपको हम नगर नियोजन यानी नगरों की बसावट, ठीक। फिर समाज, सोसाइटी, समाज पढ़ा देंगे आपको, सोसाइटी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको लिपि एवं कला, ये 3 चीज़ें पढ़ाएंगे। समाज और धर्म दोनों इसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है, ये दोनों इसमें क्या है, शामिल हैं। तो इतनी चीज़ें हम आपको सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कवर करेंगे। कला और संस्कृति में ये पार्ट आपका पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी नगर नियोजन की जो परंपरा डेवलप हुई, सामाजिक परंपरा, धर्म की विशेषता, लिपि का विकास और कला का जो डेवलपमेंट है इंडस वैली का, ये पूरा का पूरा आप जो है इस टॉपिक के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आप कुछ विद्यार्थी ये महसूस करेंगे कि नहीं सर ने स्थलों के नाम नहीं बताए, स्थलों की विशेषता नहीं बताई। जैसे आप सामान्यतः ये कोशिश करते हैं रटने की कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से क्या क्या मिला है। ये बेसिकली प्राचीन इतिहास का कोर्स है मित्रों। तो लेकिन पढ़ाते समय बहुत से ऐसे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए मेमोराइज करना ज़रूरी होगा, जो मुझे लगता है कि आप एक कहीं न कहीं एक कंप्लीट इंडस वैली को ज़रूर अपने दिमाग में रख पाओगे मेरे पढ़ाने से बेसिकली। लेकिन हमारा पूरा फोकस जो है इसी टॉपिक पर होगा और कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कल हम आपको नगर नियोजन और कोशिश करते हैं कम से कम 2 चीज़ें आपकी कल के वीडियो में, कल की क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नगर नियोजन पे। अक्सर मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नगर नियोजन का, ठीक है। और जल्द से जल्द हमें उम्मीद है जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुले तो हम आपको जो पढ़ाने का मेरा तरीका है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेशन आपका ये साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं अब आप भी ये समझ रहे हैं कि हम पूरे फैक्ट आपको बोर्ड पर नहीं दे सकते। ये दिमाग भी है, एक कैपेसिटी है इसकी, हर फैक्ट हमेशा दिमाग में नहीं होता मित्रों। लेकिन जब एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा तो इससे एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। वहाँ पर हम कुछ आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस हफ्ते में एक प्रैक्टिस जब आपकी कराएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाया करेगा, आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कल हम मिलते हैं कल के वीडियो में, कल यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे मित्रों। लेकिन आपसे उम्मीद है आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके मोबाइल में जो ग्रुप होंगे वीडियो कम से कम वहाँ पर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चूँकि फ्री क्लासेज है, जो आपको लगता है कि नहीं अगर बेनिफिशियल है, पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें मित्रों। तो 2 क्लास की हमारी टाइमिंग होती है, एक आपकी सुबह जो है 12 बजे दिन में और शाम को 8 बजे हमारी क्लास की टाइमिंग है। और आप जितने लोग जुड़ेंगे हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमें उम्मीद है कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे और आप भी हमारे लिए कुछ अच्छा करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।